हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो एक बार और मैं वीडियो लेकर आया हूँ हिंदी के ऊपर। और इसमें जो है हम लोग हिंदी का जो है ग्रामर के पार्ट्स को हम डील करेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि जो है कॉन्सेप्ट वाइज समझे चीज़ों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट से समझने से जो है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छे से। देखो, ये वीडियो में जो है मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, तो ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी आंसर क्यों नहीं करा रहा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है जिसमें कि आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है, लिंग वचन कारक को निम्नलिखित में से किन कोटियों में रखा जाता है। तो लिंग वचन कारक को तो रखा जाता है संज्ञा संज्ञा वाली कोटि में। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आपको पता है कि विशेषण क्या होता है, विशेषण के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। विशेषण जो है वह शब्द होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। यानी किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा और सर्वनाम की। जब इस दो चीज की विशेषता बताए तो हम समझ लेना कि वो क्या है, विशेषण है। ठीक है। जैसे मैं अगर लिखूं कि रवि बहुत तेज दौड़ता है, तो रवि बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रवि जो है उसके बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो बहुत तेज दौड़ता है। मतलब जब विशेषता बताई जाती है कि जो है कि रवि जो है क्या कर रहा है, मतलब इसकी विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ रहा है, तो यानी वो आपका विशेषण बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है सर्वनाम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। यानी किसके स्थान पर होता है? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर जब प्रयोग होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? सर्वनाम। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ सर्वनाम में, जैसे कि हम यूज करते हैं मैं, तुम। ठीक है। तो किसी का नाम बार बार आएगा तो आप उसका नाम वह करके पुकार सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम संज्ञा की जगह पे हम जो है क्या यूज करते हैं? सर्वनाम यूज कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसका आंसर सी होगा। जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम है। अब ये सर्वनाम तो है, लेकिन कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक है या अनिश्चयवाचक है? देखो, ये जो है मैं आपको बता दे रहा हूँ आंसर इसमें क्या होगा। संबंधवाचक होगा, लेकिन आपको समझना बहुत जरूरी है कि संबंधवाचक में तो आपको पता चल गया जिसकी, उसकी, जो, सो होता है, तो आप पहचान लेंगे कौन सा है, संबंधवाचक है। अगर निजवाचक को आपको पहचानना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये याद होना चाहिए, आप। ठीक है। अपना, अपने आप। अगर ये आ जाए तो आप समझ लेना वो निजवाचक जो है सर्वनाम की बात हो रही है। निश्चयवाचक में होता है यह, वह प्रयोग होता है इसके अंदर। और अनिश्चयवाचक में जो है कोई, कुछ। तो इस तरीके से जो है आप इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा सर्वनाम है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, जिसकी, उसकी, जो, सो आदि सर्वनाम किसके हैं? संबंधवाचक है। ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें बोला है कि विशेषण का उदाहरण देखना हमें, कौन सा इसमें ऑप्शन होगा। तो गुणवाचक, आपको पता है कि गुण की बात होती है जिसमें कि, तो इसमें जो है गुणवाचक के अंदर हम बात करें थे स्वस्थ और सुंदर दयालु जो है गुण होता है। तो ऑप्शन ए का फोर होगा। ऑप्शन ए का फोर किस किस में हम देख लेते हैं। तो ए का फोर ऑप्शन ए और सी के अंदर है, यानी जिसमें नहीं है उसको हम पहले एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आते हैं हम संख्यावाचक देखते हैं। संख्यावाचक आपको पता है संख्या की बात होती है। तो संख्यावाचक में है इकेहरा, दोहरा, ये किसका जो है उदाहरण है संख्यावाचक का। तो सी का सेकंड होगा। सी का सेकंड दोनों में है, कोई बात नहीं, यहाँ भी ठीक है। फिर आता है सर्वनामिक। सर्वनामिक को देखते हैं। सर्वनामिक में क्या होता है? यह, वह, उसका, इस ये सब आता है। तो इसमें डी का जो है वन होगा। डी का वन जो है केवल इसके अंदर है, क्योंकि इस वाले में नहीं है। डी का थ्री है। तो इसी के साथ हमारा जो है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है। और बी का थ्री होगा। बी का मतलब परिणामवाचक का जो है थोड़ा बहुत कुछ होगा। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। तो ऑप्शन जो है सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमें देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि हमें बताना है कि अ, प्रत्येक ये संधियों को मिलाना है पावक महेश विद्यालय से। और इसके अंदर हमें देखना है कि कौन सा जो है करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता होना चाहिए गुण संधि क्या होता है। गुण संधि जो होता है
अगर हम इसकी बात करें गुण संधि की, तो गुण संधि जो है आ और इसके बारे में आप लिख लीजिए, आ या आ के बाद क्या आता है, ई या बड़ा ई लग जाए, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाता है। तो ये गुण संधि का जो है मतलब होता है कि जब भी आ और आ के साथ जो है, यानी छोटा और बड़ा के साथ जो है ई, छोटी और बड़ी ई लग जाए, तो क्या बन जाता है, ए बन जाता है, ठीक है, ये गुण संधि का उदाहरण है। ठीक है, इसके अलावा अगर इसके में दूसरा चीज जो होता है, ये आ या बड़ा आ के साथ क्या लग जाए, ऊ या बड़ा ऊ लग जाए, ठीक है, यानी ऊ और बड़ा ऊ लग जाए, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो बन जाएगा आपका आओ, ठीक है, आओ हो जाता है गुण संधि के अंदर। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इसके अंदर देखो महेश को देखते हैं, ये महेश इसका गुण संधि का उदाहरण है। जैसे महेश में क्या होगा कि महा प्लस में ईस, ठीक है, तो ये महेश बना कैसे, महा प्लस में ईस। अब ये देखो महा में जो है ये बड़ा आ लगा है और ये बड़ी ई लग गई, ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, महेश का एग्जाम्पल हो गया, यानी क्या बन जाएगा, महा प्लस में इस जो है क्या बन जाएगा, महेश बन जाएगा, ठीक है। तो गुण संधि का एक उदाहरण आपका महेश मिल गया, यानी सी का जो है वन होना चाहिए। अब सी का वन देखते हैं, केवल इसी के अंदर ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो रहा है, बट मैं आपको और भी चीजें इसके अंदर बताऊंगा कि मैंने गुण संधि के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। दीर्घ संधि के बारे में भी आप जान लीजिए। दीर्घ संधि में क्या होता है कि दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर हम स्वर जो है सेम होता है, स्वर जो है सेम होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम आ और आ को मिलाएं तो क्या बनेगा, बड़ा आ बनेगा, ठीक है। फिर हम छोटे आ और बड़ा आ को मिलाएं, यानी देखो दोनों तरफ से क्या है, यानी पहले वाले में और दूसरे वाले में जो है दोनों में आ यानी सेम स्वर होना चाहिए, तभी जो है आपका जो है दीर्घ संधि के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये आपका भी आ ही बनेगा, तो इस तरीके से ई उ मिलाएंगे तो इस तरीके से दीर्घ संधि बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इसका जो उदाहरण है विद्यालय वाला, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जो विद्यालय है, अब इसको अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये क्या बनता है, विद्या प्लस में आल्य, वेट एक मिनट, हाँ, विद्या प्लस में आल्य, तो यानी विद्या प्लस में आल्य क्या बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आ है और ये भी बड़ा आ है, यानी संधि विच्छेद में क्या होता है, ये दोनों मिला के क्या बन जाएगा, दीर्घ संधि बन जाएगा, यानी बड़ा आ ही बनेगा, तो इसलिए क्या हो गया, इसका विद्यालय हो गया। तो ऑप्शन जो है इसका जो है आप देख सकते हैं, जो दीर्घ संधि का डी होना चाहिए सेकंड वाले का, तो यानी आपका जो है डी का टू, ठीक है, डी का टू इसमें आ रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया दीर्घ संधि के बारे में, मैं आपको जो है नेक्स्ट और बता रहा हूँ, वृद्धि संधि के बारे में भी जान लीजिए अगर आप जान रहे हैं तो। देखो वृद्धि संधि क्या होता है, वृद्धि संधि जो होता है ये आपको याद रखना है, अगर आ या बड़ा आ के बाद, ठीक है, ए या ए तथा ओ या औ आए तो, आए तो उनके स्थान पे, किसके, उनके स्थान पर क्रमश क्या आता है वो आपको याद रखना है, क्रमशः ए तथा औ अर्थात वृद्धि हो जाता है, क्या होता है, वृद्धि हो जाता है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है आ या बड़ा आ जाए के बाद ए या ए आ जाए तथा ओ औ आ जाए, तो हम उसकी जगह पे क्या बनेगा, ए और औ बन जाएगा, ठीक है। इसको हम उदाहरण से समझे, तो ऐसे आप समझते हैं कि वृद्धि संधि में जैसे सदा प्लस में एव, तो क्या हो जाएगा, ये सदैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सदैव। आप देख सकते हैं कि आ आया, ठीक है, और ये ए आया, तो मैंने बताया था ए वो आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये बड़ा ए वाला यानी ये हो जाएगा, तो इसलिए क्या बन गया, ये सदैव बन गया। अब यानी ए आ गया, तो इसके लिए क्या हो गया, ये सदैव
बन गया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपका किसका है? इसी के अलावा एक और हम एग्जांपल लेते हैं इसका, तथा प्लस में एव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? तथ्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये वृद्धि संधि में ये चीज आपको याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जब इतना हमने जान ही लिया तो इसके बारे में हमको पता है कि जैसे प्रत्येक इसका जो है एग्जाम्पल हो जाएगा वृद्धि संधि का, यानी ए का थ्री। हम चेक कर लेते हैं ए का थ्री किसके अंदर है। प्रत्येक वृद्धि संधि, नहीं नहीं इसका एग्जाम्पल नहीं, सॉरी ये नहीं है, प्रत्येक इसमें है नहीं वृद्धि संधि का उदाहरण। ठीक है, मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूँ। अब आता है अयादी संधि। अयादी संधि, देखो अयादी संधि क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। अयादी संधि में क्या होता है? यदि, आपको याद रखना, ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल क्या हो? दूसरे से हो, दूसरे स्वरों से होता हो तो एव का आय हो जाएगा। ठीक है, आय हो जाएगा। और आपको बता दूं मैं, आय बड़े यानी ए का हो जाएगा आपका, आय का आय हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट, अगर ओ है तो ओ का क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। ठीक है, और अव है तो क्या हो जाएगा? आओ, आव हो जाएगा। ठीक है, आव। तो इस तरीके से अयादी संधि का अगर ये उदाहरण है, जैसे कि हम पावक को लेते हैं तो प प्लस में अक। ठीक है, ये क्या बन गया? पावक बन गया। क्या बन गया? पावक। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है ये पावक वाला इसका उदाहरण है अय्यादी संधि का। अय्यादी संधि देखते हैं इसमें कौन सा है पावक का। तो पावक का जो है बी का फोर होना चाहिए, तो बी का फोर है सेकंड वाले में। ठीक है, अय्यादी संधि समझ में आ गया। अब मैं लास्ट वाला संधि यानी यण संधि आपको समझा दे रहा हूँ। यण संधि, यण संधि क्या होता है? यण संधि जो है आपको जानना बहुत जरूरी है, ये क्या होता है। तो यण संधि में क्या होता है आपको याद रखना है, यदि ई या बड़ा ई, उ या बड़ा उ, ठीक है, और ऋषि के बाद कोई क्या आ जाए? कोई भिन्न स्वर आ जाए, भिन्न स्वर आए तो ई और ई का क्या हो जाएगा? ई ई का या हो जाएगा। ठीक है, और उ और उ का क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है, ये वह हो जाएगा। और ऋषि का क्या हो जाएगा? ये आपको याद रखना है, ऋषि का हो जाएगा रा। ठीक है, यहाँ तक आपको ये याद रखना है। ये यण संधि का एग्जाम्पल। यण संधि में अगर हम देखें तो जैसे प्रति प्लस में एक, या एक, तो क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक हो जाएगा, यानी ई और ए। तो इससे क्या बन गया आपका? या बन गया, तो प्रत्येक हो गया। इससे क्या हो गया? प्रत्येक। तो इसका जो है ये किसका उदाहरण है? यण संधि का। आप देखते हैं यण संधि का जो है ए का जो है फाइव होना चाहिए, ए का फाइव है। इसी के साथ हमारा जो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। याला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है तथा समस्त पद अव्यय का काम करता है उसे क्या कहते हैं? देखो इसका जो आंसर है वो होगा अव्ययीभाव समास होता है। लेकिन आपको अव्ययीभाव समास में आपको कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है कि अव्ययीभाव समास होता है क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसे इधर समझा दे रहा हूँ मैं अव्ययीभाव समास के बारे में। अव्ययीभाव समास, देखो अव्ययीभाव समास जो होता है इसमें अव्यय नहीं बदलता, अव्यय नहीं बदलता। मैं आपको बताऊंगा क्या होता है ये। ठीक है, इसको मैं आपको सही से बताऊंगा। जैसे अव्यय क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। अव्यय जो होता है वो होता है जो लिंग, वचन,
कारक काल के अनुसार ना बदले। ठीक है, यानी वो लिंग वचन कारक काल के अनुसार नहीं बदलता तो उसको हम अव्यय कहते हैं, और ये अव्यय नहीं बदलता अव्ययभावी समास में। जैसे मैंने बोला कि आज प्रतिदिन, क्या बोला मैंने, आज प्रतिदिन। अब इसको मैं ये नहीं कह सकता कि जो है प्रतिदिन ही, जो है प्रतिदिन ही नहीं हो सकता, ये प्रतिदिन ही होगा, ना ही ये प्रतिदिनों हो सकता है। ठीक है, इसका हम लिंग या काल में कल कुछ भी नहीं चेंज नहीं कर सकते, वो आपका प्रतिदिन ही रहेगा। इसीलिए जो है इसको हम ये वाले गलत हो जाएंगे, ये वाला, तो इसीलिए जो है इसको प्रतिदिन ही कहेंगे, ये बदल नहीं रहा है, तो ऐसे को हम बोलते हैं अव्ययभाव समास। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई होप यहाँ तक क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, प्रथम पद जो है होता है वो आपका प्रधान होता है, समस्त समस्त पद अव्यय का काम करता है। ठीक है, तो 27 का जो आंसर आपका क्या होगा, 27 का ए आंसर होगा। अब इसके अलावा इसमें और ऑप्शन दे रखा है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और कर्मधारय समास। तो मैं वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि तत्पुरुष समास क्या होता है। देखो ये कॉन्सेप्ट वाली क्लास है, तो इसमें टाइम लगेगा, हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस हो रहा है। ठीक है, तो तत्पुरुष समास क्या होता है। अब तत्पुरुष समास क्या होता है आपको जानना, जिस समास को विग्रह करने पर, यानी समास को विग्रह करने पर क्या हो, विग्रह करने पर क्या हो, मैं आपको बता रहा हूं। विग्रह करने पर उसके बीच में कारक आता हो, क्या कारक आता है या आता हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें हम का से पहचानते हैं, का, की, ठीक है, को, से, में, पर आता हो। ठीक है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के लिए हम समझते हैं तत्पुरुष समास का, राजपुत्र। अब देखो ये जो है आपको समझ में आ जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, राजा का पुत्र, यही तो कहेंगे ना। तो इसमें आप देख लो ये क्या आ गया, क्या का आ गया। ठीक है, बीच में कारक आ गया इसका, तो इसलिए जो है तत्पुरुष समास हो गया। राजा का पुत्र, मैंने बोला हस्तलेख, हस्तलेख यानी हाथ से लेख। और जब हाथ से लेख करेंगे तो क्या बोलेंगे, हस्तलेख। अब यहाँ पे से आ गया। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ये पता होना चाहिए तत्पुरुष समास क्या होता है, क्योंकि तत्पुरुष समास पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर ऑप्शन में देखो, देखते हैं क्या दिया हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। तत्पुरुष समास हमारा हो गया, और अव्ययभाव समास हो गया। द्विगु समास क्या होता है ये भी जान लेते हैं, मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। द्विगु समास, देखो द्विगु समास क्या होता है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जिस समास का पहला पद, यानी ये समास का क्या होगा, समास का पहला पद, समास का पहला पद संख्या वाचक विशेषण हो, क्या हो, संख्या वाचक विशेषण हो, और तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो। ठीक है, यानी प्रथम पद कैसा होना चाहिए, संख्यावाचक विशेषण तथा समस्त पद का समूह का अर्थ देता हो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं आपका द्विगु समास। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। पंचतंत्र, देखो पंचतंत्र क्या है, पंचतंत्र मतलब पांचों, जो पांच तंत्रों का समाहार। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पंचतंत्र। अब यहाँ पे देख लो, संख्यावाचक का तो आपको पहला पद शो कर ही रहा है, यानी पांच। इसके अलावा जो है ये समूह बता रहा है, यानी कितने तंत्रों का है, पांचों, यानी पांच तंत्रों का समाहार है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझते हैं इसको हम, पंचवटी। देखो पंचवटी क्या होता है, पांच जो वृक्ष होते हैं ना, पांच वृक्ष, उसको हम क्या बोलते हैं, पंचवटी। जैसे पंचवटी पार्क भी होता है, तो उसमें पांच वृक्ष होगा, हो सकता है उसका नाम इसी वृक्ष पड़ा होगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, पांच वृक्षों
का समाहार, यानी 5 एक संख्यावाचक है और ग्रुप को शो कर रहा है वृक्षों का, तो इसके लिए बोलेंगे इसको हम द्विगु समास। आई होप यहाँ तक आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा द्विगु समास क्या होता है। और भी कुछ है तो उसको भी देख लेते हैं, ठीक है, आपको पूरी क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट समास के ऊपर। इसमें जो नेक्स्ट दे रखा है इन्होंने, देखते हैं, हाँ, कर्म धार्य समास, कर्म धार्य समास। अब कर्म धार्य समास क्या है इसको भी जान लीजिए आप। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास क्या होता है, जिस समास में दोनों पदों में क्या हो, विशेषण विशेष्य का संबंध हो। किसका संबंध हो, विशेषण और विशेष्य का, तो उसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं नील कमल। अब देखो नील कमल क्या है, नीला है जो कमल, जो नीला है जो कमल, उसको हम क्या बोलते हैं, नील कमल। महापुरुष, ठीक है, यानी महापुरुष का क्या होगा, महान है जो पुरुष, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं इसमें दो चीज जुड़ता है, यानी उपमान और उपमेय। क्या होता है, उपमान प्लस उपमेय। अब ये उपमान और उपमेय जो है क्या होता है आपको भी जानना बहुत जरूरी है। अब मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। पहले चंद्र, हम बोलते हैं चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख यानी मतलब चांद जैसा मुख, जिसका चांद जैसा मुख है उसको क्या बोलते हैं हम, चंद्रमुख कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, चांद जो हो जाएगा आपका उपमान हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका मुख जो है ये आपका उपमेय हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं जो उपमेय है वो रियल है, यानी असली वस्तु है। यानी आप मुख यानी असली वस्तु को बात करो, किससे कंपेयर करो, चांद से, जो कि चांद जिससे तुलना हो रही है। उपमान क्या होती है, जिससे तुलना होती है, जिससे तुलना हो, ठीक है, जिससे तुलना हो। अब जिससे तुलना हम करते हैं उसको हम उपमान कहते हैं। उपमेय जो होता है वो रियल वस्तु है, जिससे जिसका मुख जो है आप रियल हो गया, और उपमान जो है आपका चांद हो गया। इसका मतलब मुख कैसा है, चांद जैसा है, इसलिए चंद्रमुख कहा गया है इसको, ठीक है। तो इसमें उपमा और उपमेय का भी जो है अभिलोप होता है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, सिंह पुरुष। सिंह पुरुष को अगर ऐसे समझे, सिंह क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उपमान, यानी जिससे तुलना करी जा रही है। पुरुष क्या होगा, उपमेय हो जाएगा, क्योंकि ये रियल वस्तु है जिसके साथ जिसका तुलना की जाएगी किसी साथ, सिंह के साथ। तो इसमें उपमा और उपमान की भी जो है हो रहा है। तो ये जो है उपमान और उपमेय का जो बोध कराता है, ये कर्मधारय समास के अंदर आता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा समास वाला पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें जो है क्वेश्चन 28 में जो है बोला है कि आमरण, समस्त पद देखना है और हमें समास देखना है। आमरण जो है ये अविभाज्य समास है, और नीलकमल जो है कर्मधारय समास है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए का जो है 2 होगा और ऑप्शन बी का जो है 1 होगा। ऑप्शन ए का 2 केवल इसमें है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा। सी का जो है 4 होगा, सी का 4 यानी तत्पुरुष समास, ठीक है। और डी का जो है हमारा 5 होगा, यानी वंशीधर होगा बहुव्रीहि समास। तो कुछ मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया था समास के बारे में, और जो कुछ रह गया है वो हम इसमें और डिस्कस करेंगे, ऐड कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो आपका जो 28 का जो आंसर हमने किया है वो ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है। तो मैं आपको एक और समास के बारे में बता दे रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं द्विंद समास। वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। सो द्विंद समास क्या होता है आपको बताना चाहता हूँ मैं। तो द्विंद समास जो होता है, दोनों पद समान महत्व के होते हैं, दोनों पद समान महत्व के होते हैं, समान महत्व, एक मिनट,
दोनों पद जो है समान महत्व के होते होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो है, उनके बीच में और तथा का अर्थ होता है, ठीक है। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो खरा खोटा, तो इसको हम बोलेंगे खरा और खोटा। और ले लेते हैं पाप और पुण्य, पाप और पुण्य। तो ये आप देख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वंद्व समास। दोनों पद समान महत्व के होते हैं और उनके बीच में जो है और तथा का अर्थ होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखो यहाँ पे असत्य पूछा है, कौन सा असत्य है? तो सेना नायक में संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। ये बोला है कि सेना नायक में क्या है, संबंध तत्पुरुष समास है। माल गोदाम में संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो मैं आपको जो है पहले कुछ बातें बताना चाहता हूँ इनके बारे में, कुछ पॉइंट, ताकि जो है आपको आइडिया लग जाए कि जो है तत्पुरुष जो समास होता है, वो जो उसके प्रकार है उसमें कौन सी बातें हो रही हैं। और आप जब करने के बाद जो इसका आंसर आप खुद ही बता देंगे। तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में कुछ पॉइंट बताया था तत्पुरुष समास के बारे में। देखो, तत्पुरुष समास में जैसे पहला जो तो होता है उसको बोलते हैं कर्म, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। जो कर्म तत्पुरुष होता है जहां कर्म जहां कर्म कारक को कारक को और का लोप होता है, ठीक है। और का लोप होता है, ठीक है। जैसे कि हमने बोला जलपान, जलपान का क्या होगा, जल को पान। अब यहाँ पे क्या है, कोक का जो है लोप हो रहा है, तो ये कर्म कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। जैसे कि ग्रंथ पाठ, सो ग्रंथ पाठ का क्या होगा, ग्रंथ का पढ़ना। ये का जो है लोप हो रहा है, तो ये ऐसे जो होते हैं उसको बोलते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है। दूसरा इसके अंदर आता है सेकेंड वाला, करण तत्पुरुष। तो करण तत्पुरुष जो समास है, ये इसमें जहां करण कारक से और द्वारा का लोप होता है। किसका, से और द्वारा। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊं तो हस्तलिखित, हस्तलिखित मीन्स होता है हाथ से लिखना, ठीक है। दूसरा उदाहरण हो सकता है आपका शास्त्रघात, शस्त्रघात। जो शस्त्रघात है, इसको हम शस्त्र से घात कहेंगे। क्या बोलेंगे, शस्त्र से घात, ठीक है। शस्त्र से घात, ये किस में आता है, आपका कर्ण तत्पुरुष में आता है। तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं संप्रदान, यानी इसको हम के लिए का लोप होता है, के लिए, ठीक है। संप्रदान में जैसे देव पूजा, तो क्या बोलेंगे, देव के लिए पूजा, यानी किसके लिए पूजा, देव के लिए। और आगे हम देखते हैं इसको, विद्या दान, तो क्या होगा, ये विद्या के लिए दान, विद्या के लिए दान, ठीक है। ठीक, इसमें आता है संप्रदान, जैसे जिसमें के लिए का लोप होता है।
फिर आता है आपका अपादान, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, से अलग होने का भाव। ठीक है, यानी पाप मुक्त। तो आपको क्या चाहिए, पाप से मुक्ति चाहिए, उसको बोलेंगे पाप मुक्त। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है इसका दूसरा भयभीत। तो भयभीत का क्या होगा, भय से भीत। तो से अलग होने का जो भाव उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट आता है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध तत्पुरुष में क्या होता है, का, की, के, यानी इसका लोप हो तो हम कहेंगे संबंध तत्पुरुष। जैसे कि राजपुत्र, तो क्या होगा, राजा का पुत्र। ठीक है, दूसरा जो है नेक्स्ट, अगर कहें गृह स्वामी, तो इसका क्या होगा, घर का स्वामी। ठीक है, तो ये हमारा संबंध तत्पुरुष का जो है एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आता है अधिकरण तत्पुरुष। देखो अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, में और पर का लोप है। ठीक है, जैसे कि वनवास, तो वनवास क्या होगा, वन में वास। तो वन में वास है तो हम क्या बोलेंगे, वनवास। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम समझे तो इसमें जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसमें ऑप्शन क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पे है सेना नायक में संबंध तत्पुरुष समास से, तो हाँ है। क्यों, क्योंकि संबंध में का लोप हो रहा था, का की के का, तो हम कह सकते हैं सेना नायक को सेना का नायक। ठीक है, फिर आता माल गोदाम में संप्रदान तत्पुरुष है। तो संप्रदान तत्पुरुष पूछ रहा है, ये माल गोदाम में है तो के लिए आता है। तो माल गोदाम किसके लिए होता है, तो माल गोदाम जो है, माल के जो माल के लिए क्या होता है, गोदाम होता है, माल के लिए गोदाम होता है। तो पहला और दूसरा तो करेक्ट है, यानी ऑप्शन आपका डी आएगा करेक्ट। ये गृह में गृह प्रवेश अपादान तत्पुरुष समास ही कह रहा है। और अपादान मैंने आपको बताया था से अलग होने का बताता है। बट ये तो आपको पता है गृह प्रवेश क्या होता है, गृह में प्रवेश, अगर मैं बोलूं गृह प्रवेश तो क्या होगा, आप ये कहेंगे कि गृह में प्रवेश। ठीक है, ये बनेगा इसका गृह में प्रवेश। और ये कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे इसको। ठीक है, ये आपको मैंने ये पॉइंट आपको मैंने बता दिया था कि अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है। सारी जो चीजें मैं आपको एकदम क्लियरिटी से बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको सब समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखना बहुत जरूरी है। यस, इसमें बोला है कि अशुद्ध शब्द कौन सा है, अशुद्ध शब्द बताना आपको। तो पहला है अनाधिकार। देखो ये अनाधिकार जो है ये गलत है, इसका होगा अनधिकार होगा। ठीक है, या उसका सही जो शुद्ध शब्द होगा ये होगा अनधिकार। ठीक है, अद्वितीय जो है एकदम करेक्ट है, क्योंकि अद्वितीय ऐसे ही लिखा जाता है। अद्वितीय जो है, आराधना जो है ये गलत है, इसको हम बोलेंगे आराधना। ठीक है, ये सही शब्द होगा। तो इसमें अशुद्ध शब्द बोला था, तो ए और सी दोनों ही अशुद्ध, ऑप्शन ए सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी डी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जिस वाक्य में एक क्रियापद और एक कर्ता होता है उसे वाक्य कहते हैं। देखो एक क्रियापद
एक कर्ता होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? सरल वाक्य। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बट मैं चाहता हूँ कि आपको इसके बारे में भी अच्छे से बता दूं, संयुक्त वाक्य क्या होता है, मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो आइए नीचे चलते हैं इसके लिए। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले कि संयुक्त वाक्य क्या होता है। सरल वाक्य तो आपको पता चल गया। संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य जो होता है, वाक्य में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो, स्वतंत्र उपवाक्य हो, तो हम उसको कहेंगे संयुक्त वाक्य। अब इसको ऐसे समझे कि पहचान क्या है इसकी। पहचान से आप अच्छे समझ जाएंगे। जैसे इसमें और आए, ठीक है, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, ये सब पहचान करने के लिए शब्द हैं। अंतः, नहीं तो, किंतु, उसके बाद आएगा परंतु, ठीक है, पर, आदि। तो ये सब शब्द जब आता है तो हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखो इसको समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल से, माँ बाजार गई, माँ बाजार गई, और अब यहाँ पे और लगा दिया मैंने, और सब्जियां, सब्जियां लेकर आई। तो माँ बाजार गई और सब्जियां लेकर आई, तो इसमें कौन सा वाक्य बन गया? ये संयुक्त वाक्य बन गया। तो ये हमारा संयुक्त वाक्य का एक उदाहरण था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या होता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। वाक्य में एक से अधिक, वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले, ठीक है, एक से वाक्य मिले, किंतु एक जो है प्रधान होगा इसमें, उपवाक्य, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य, और तथा शेष आश्रित, आश्रित उपवाक्य। जैसे इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है कि जो, क्योंकि, जितना, जैसा, ठीक है, वैसा, जब, तब, ये सब मैं पहचान बता रहा हूँ आपको इसका मिश्रित वाक्य का। जिधर, ठीक है, जिधर, उसके बाद उधर, उसके बाद जो है यदि, यद्यपि, आदि। तो ये जो है सब जब आए शब्द के अंदर, तो आप समझ जाइए कि जो है ये मिश्रित वाक्य की बात हुई है। जैसे कि मैं आपको बताता चाहता हूँ कि वह जगह कहाँ है जहाँ मैं बैठ जाऊं, मैं बैठ जाऊं। तो आपसे पूछ रहे कि वह जगह कहाँ है जहां मैं बैठ जाऊं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जहां कहाँ यूज हो रहा है। ये मिश्रित वाक्य का उदाहरण है, ठीक है। हम बोलते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ये भी किसका उदाहरण है? मिश्रित वाक्य का। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य क्या होता है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम।
और देखते हैं। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार बताइए। देखो संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं? भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये संज्ञा के प्रकार होते हैं। ठीक है। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? किसी विशेष व्यक्ति की बात होती है और वस्तु के बोध हो, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं ये भी लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि जातिवाचक व्यक्तिवाचक क्या होता है। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक की बात करें। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होती है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम का बोध हो। अगर ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक। ठीक है। मैं आपको इसको अच्छे तरीके से समझाना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ व्यक्तिवाचक का। ये एग्जाम्पल ले लो, जयपुर। दूसरा हो गया जयपुर के अलावा भारत। ये जो है नाम है। ठीक है। ये भी किसका एक उदाहरण है? आपका व्यक्तिवाचक का। अब आता है जातिवाचक। जातिवाचक क्या होता है? किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति की बात करें। समस्त समस्त जाति का बोध। ठीक है। अब इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे घोड़ा, ये पूरी जाति का बोध हो रहा है इसका। फूल। ठीक है। उसके बाद जो है मनुष्य, तो ये हमारा होता है जातिवाचक। उसके बाद आता है समूहवाचक। उसके बाद क्या आता है? समूहवाचक। यानी मैं शॉर्ट में बताऊं तो जो है ये समूह का बोध होता है। किसका? समूह का बोध होता है या बोध हो। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए परिवार, कक्षा, सेना आदि, ये जो है समूह का बोध कराता है, इसलिए हम जो इसको हम समूहवाचक कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक होता है द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्य का बोध होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम कहें पानी एक द्रव्य, लोहा, ठीक है, तेल, घी आदि, ये किसका आता है? द्रव्यवाचक में आता है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि ये मैंने ये जो जितने भी वाचक थे मैंने आपको इसके अलावा बता दिया। तो इसमें जो है ऑप्शन, इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें जो है पूछा है कि निम्नलिखित संज्ञा के प्रकार, तो ऑप्शन इसका डी होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि भाववाचक भी है, जातिवाचक भी है और व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है। अब आते हैं नेक्स्ट, जो है हमारा वो है अश्व, नाव, प्रकाश, सहेली। देखो अश्व जो है किसके लिए यूज होता है? घोड़े के लिए। तो ऑप्शन जो है घोड़ा आएगा, ए का 5। अब ए का 5 एलिमिनेट करते देखते हैं किस किस में। ए का 5 जो है इसमें है और इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको हटा दो। ऑप्शन हमारे पास दो बचे, 50-50। ठीक है। उसके बाद जो है सहेली। सहेली का जो होता है वो अली होता है। ठीक है। तो ये अली है। तो डी का जो है 1 होगा, डी का 1। तो डी का 1 केवल इसी के अंदर है, तो ऑप्शन हमारा जो है एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी जान लो नाव का क्या होता है। नाव का जो है वहित्र होता है। ठीक है। और सी का 4 होगा, प्रकाश का क्रांत होता है। तो ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि कूट का चयन कीजिए, आंखों का तारा होना। देखो ये सबको पता है, आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्यारा होना। तो ये जो है ए का जो है ऑप्शन 3 होगा। ए का 3 देखते हैं किसके अंदर है। ए का 3 केवल एक के अंदर ही, अगर ऐसे ऑप्शन आते तो आपके लिए अच्छी बात है। तो एक बार में जो है क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाता है, अगर बाकी पता ना भी हो तो। बाकी हम बाकी भी देख लेते हैं इसमें क्या है।
बी का जो है वन बोला है कि काट का उल्लू होना, यानी मूर्ख होना, इसको हम कहते हैं काट का उल्लू होना। दूसरा सी का फाइव है ना, तो भूत सवार होना यानी पूरी तरह कार्य में जुट जाना। जब किसी को भूत सवार होता है तो अपना काम में जुट जाता है ना। कान कतरना यानी जो है चालाक होना, हम उसको कहते हैं। तो इसलिए जो है ऑप्शन इसका ए इज द राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो है ये हिंदी का समाप्त होता है। धन्यवाद आपका। आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसको सब्सक्राइब और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।